Good morning, students. Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, MM Mahila College, Ara. Today's topic is stratified sampling, merits and demerits. We will talk about the meaning of stratified sampling. We will discuss about the characteristics of stratified sampling and merits and demerits. This course is for postgraduate course and for semester 1. PG semester 1, paper's name is Research Methodology and this comes under CC3 Unit 2. Meaning of stratification. आप लोग ये देख सकते हैं फिगर जो है उसमें लिखा हुआ है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इस फिगर से काफ़ी कुछ समझ में आता है, जैसे कि टोटल पॉपुलेशन को ये स्क्वायर में बताया गया है कि टोटल पॉपुलेशन है और उसको हम लोग 4 ग्रुप में विभाजित किए। 4 ग्रुप बना लिए पहले हम, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। इन चारों ग्रुप से हम सैंपल इकट्ठा करते हैं और बीच में जो आप सर्कल देख रहे हैं सैंपल का, वो सैंपल बन जाता है, तैयार हो जाता है। यानी पूरी जनसंख्या से हम ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप को हम एक छोटे से सैंपल में इंक्लूड कर लेते हैं। दिस इज़ नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरित प्रतिदर्श। Stratified sampling refers to a type of sampling method. In this method, the researcher divides the population into several groups called strata. अभी हमने जो फिगर दिखाया उसमें ये बताया गया है कि ये stratified sampling जो है वो random probability sampling का एक प्रकार है और इसमें रिसर्चर जो है वो पूरे जनसंख्या को बहुत सारे ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू नीड डिवाइड कर देता है, जिसको कि हम स्ट्राटा कहते हैं। देन बाय रैंडम मेथड अ सैम्पल इज़ ड्रॉन फ्रॉम ईच ग्रुप। अब जब हम ग्रुप बना लेते हैं, होमोजेनियस ग्रुप होता है वो, उस ग्रुप को जब बनाने के बाद जब हम उसमें से सैम्पल ड्रॉ करते हैं तो हर ग्रुप के लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज़ अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग फ्रॉम अ पॉपुलेशन विच कैन बी पार्टीशन इनटू सब पॉपुलेशन। यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कैसे करते हैं, जैसे पूरे पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशंस में, यानी कि इसको हम ग्रुप भी कर सकते हैं, उसको पार्टीशन यानी कि अलग अलग पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करते हैं। ये हमारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य जो हमारा होता है उसी के अनुसार हम इसको डिवाइड करते हैं। पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमें नीड होता है, जैसा कि हमारा समस्या होता है और जिस तरह का हमको सैंपल की आवश्यकता होती है उस समस्या को पर शोध करने के लिए, तो वैसे हम लोग ग्रुप्स का विभाजन करते हैं, जिसको स्ट्राटा बोलते हैं और इसको स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। स्ट्रैटिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस सब ग्रुप्स बिफोर सैम्पलिंग। होमोजेनियस क्यों? क्योंकि जो ग्रुप्स हम बनाएंगे उस एक ग्रुप में, सपोज ग्रुप ए है, ग्रुप ए में हम एक तरह के लोग वहाँ रहेंगे, ग्रुप बी में एक तरह के लोग रहेंगे, ग्रुप सी यानी कि उसमें मिक्स्ड नहीं पॉपुलेशन होगा। जो भी ग्रुप बनेगा उस एक ग्रुप में एक ही तरह के लोग रहेंगे, दूसरे ग्रुप में दूसरे तरह के लोग रहेंगे। जैसे सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे सपोज़ हम लोग किसी रिलीजियस समूह के बारे में हमें स्टडी करना है या हमें ये देखना है कि किस रिलीजियस ग्रुप में ज़्यादा अपने धर्म के प्रति जागरूकता है या फिर ज़्यादा उन लोग उसके प्रति कटिबद्ध हैं। यदि हमको ये देखना है तो हम उस जनसंख्या, जिस जनसंख्या में हम रह रहे हैं या जिसका हमको रिसर्च करना है, जहाँ के बारे में, जिस जोग्राफिकल एरिया के बारे में, तो वहाँ पर हम वैसे पॉपुलेशन को पहले स्टडी करेंगे कि यहाँ किस किस तरह के रिलीजियस ग्रुप रहते हैं। उनका हम अलग अलग रिलीजन के हिसाब से उसको हम लोग ग्रुप डिवाइड करेंगे, जैसे कि एक में हिंदू रखेंगे, एक में मुस्लिम रखेंगे, एक में हम सिख रखेंगे, एक में ईसाई रखेंगे वगैरह। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं। तो और उन ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें से हम एक स्टैंडर्ड साइज़ बनाकर हम उतना परसेंट उसमें से ले लेते हैं, यानी कि हर ग्रुप से हम उतना लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि पूरी जनसंख्या के लोग भी शामिल हो गए और पूरी जनसंख्या में जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स भी शामिल हो गए। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल रैंडम सैम्पलिंग और कोटा रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग को कई तरह से हम बोल सकते हैं। प्रोपोर्शनल रैंडम सैम्पलिंग, प्रोपोर्शनल यानी कि एक प्रोपोर्शन, एक हिस्सा में होता है ये,
और रैंडम सैम्पलिंग क्यों? क्योंकि जब हम हिस्सा में उसको बांट लेते हैं उसके बाद हम उस पर रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा हम सैम्पल इकट्ठा कर लेते हैं। और कोटा इसलिए कि कोटा में भी अलग अलग हम विभाजन करते हैं, कोटा बनाते हैं, तो इसलिए इसको हम प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं और इसको हम कोटा रैंडम सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। काइंड्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। काइंड्स में 3 तरह के काइंड्स होते हैं, जैसे प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड वेटेड सैम्पलिंग। इसको हम इस तरह से समझेंगे कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का जो समानुपाती जो रूप होता है, जिसमें संपूर्ण जनसंख्या में इकाइयों की संख्या जिस स्तर पर जितनी होती है, सैंपल में भी इकाइयों की संख्या उस स्तर में उसी के अनुपात उसी के अनुरूप ही हम लेते हैं। यानी कि उपयुक्त इस उदाहरण में संपूर्ण जनसंख्या का 20% सैंपल इकाई में है, अतः प्रति दर्श के चयन में हर स्तर में यही अनुपात रखा जाता है। जो एक खास अनुपात हम रेशियो बनाते हैं उस प्रोपोर्शन में ही हम स्ट्रेटिफाई करके उसको हम लेते हैं। यानी कि हर ग्रुप को हम एक खास प्रोपोर्शन में उसको बांट देते हैं और बांटने के बाद उसमें से हम उतना ही अनुपात, जो अनुपात पहले से पूर्व निर्धारित हमारा है कि इतना हम यूनिट लेंगे, उसमें से उतना यूनिट हम उसमें से ले लेते हैं। और एक यानी कि हर ग्रुप से उतना ही इक्वल प्रोपोर्शन में ही वो सैंपल होता है। दूसरा होता है डिसप्रोपोर्शनेट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी खास ग्रुप से हम उतना ही उसी प्रोपोर्शन में लें, उसी अनुपात में लें। इसमें है कि इसमें प्रत्येक वर्ग से समान संख्या में इकाइयाँ चुनी जाती हैं, चाहे समग्र में किसी वर्ग की इकाइयाँ की संख्या कितनी भी हो। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यदि विभिन्न वर्गों में इकाइयाँ समान संख्या में नहीं है तो सैम्पलिंग में इसकी संख्या भी समान हो। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम एक ग्रुप में अगर 70 लोग हैं तो और दूसरे ग्रुप में अगर 80 लोग हैं तो हम इसमें से भी 20 लें, उसमें से भी 20 लें। तो इसमें डिसप्रोपोर्शनेट हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, जैसा कि हमें ज़रूरत हो। जैसे समझ लीजिए किसी ग्रुप में संख्या बहुत कम है किसी लोगों का, तो हम अगर उसमें से 20 अगर हम सिर्फ 20% लेंगे, ये नहीं कि अगर छोटा ग्रुप है तो हम सारा ले लें, ये प्रोपोर्शनेट में होता है। लेकिन डिसप्रोपोर्शनेट में क्या होता है कि अगर हमारा समझ लीजिए ईसाइयों की संख्या अगर बहुत कम है हिंदू रिलीजन के लोगों के अनुपात में, तो हम क्या करेंगे कि अगर हिंदू अगर हम ले रहे हैं 80 और अगर हम ईसाई में अगर समझ लीजिए 20 लोग हैं, तो क्या हम उन 20 को नहीं ले लेंगे? तो इसको हम अनुपात में ना लेकर हम पूरे को ले लेते हैं। तो इसको डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहा जाता है। इसमें चूँकि ग्रुप छोटा होता है इसलिए इसको हम प्रोपोर्शन में नहीं बांटते हैं, इसको हम पूरे ले लेते हैं। तीसरा है स्ट्रेटिफाइड वेटेड सैम्पलिंग। दोनों प्रकारों में का ये मिला जुला रूप है। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हमें अधिक संख्या में अगर हमको चुना जाना है तो हम अधिक संख्या में ले लेते हैं, अगर कम छोटे छोटे वर्ग हैं तो उसको कम ही संख्या में हम लेते हैं। तो इस तरह से ये दोनों का प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट दोनों का ये मिक्स्ड रूप है। हम वेट देते हैं अपने लक्ष्य के ऊपर, हम वेट देते हैं, ज़्यादा हम बल देते हैं अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, जो हमारा समस्या है और जो जैसा हमारा हाइपोथेसिस है उसी को पूर्ण करने के लिए, या फिर हमारे रिसर्च वर्क को और सही साबित करने के लिए, या हमारे निष्कर्ष तक जो हमें पहुंचाने में मदद पहुंचाए और हमारा जो रिज़ल्ट हो वो बिल्कुल सही हो। तो वैसे समय में हम इन दोनों का जो मिक्स्ड रूप होता है, यानी कि स्ट्रेटिफाइड वेटेड सैम्पलिंग का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये 3 प्रकार के सैम्पलिंग विधि हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के विधि हैं। अब हम आते हैं मेरिट्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। यानी कि जब आपने देखा कि इतना ज़्यादा प्रोपोर्शनेट है और इतना ज़्यादा हम लोग स्तरों में इसको विभाजित करते हैं, सब कुछ है, तो आखिर इसमें हम क्या क्या इसका मेरिट्स हो सकता है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मेरिट है प्रोवाइड्स ग्रेटर प्रिसीजन इसलिए क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग भी हो जाता है, क्योंकि इसमें हर छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान रखते हैं। छोटी छोटे बातों को ध्यान में रखकर हम ग्रुप का निर्माण करते हैं, यानी स्ट्राटा का निर्माण करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन इसमें पाया जाता है।
दूसरा है ड्यू टू प्रिसीजन स्मॉलर सैम्पल इज़ नीडेड। अब इसमें क्या है कि प्रिसाइज होने के चलते इसमें क्या होता है कि स्मॉलर सैम्पल यानी छोटे छोटे सैम्पल को हम लेते हैं और इस छोटे छोटे सैम्पल को लेते हैं और इसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद जो भी हमारा निष्कर्ष निकलता है उसको पूरे जनसंख्या के ऊपर हम लोग जनरलाइज कर देते हैं। और ठीक इसके साथ जो इसका मेरिट है वो है लो कॉस्ट। क्योंकि इसका साइज़ जो होता है वो स्मॉलर होता है, इसलिए इसका कॉस्ट भी काफ़ी कम पड़ता है। इस विधि को पूरा करने में समय की भी बचत होती है और कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट है कैन गार्ड अगेंस्ट एन अनरिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, यानी कि इसमें अनरिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसमें हमेशा जो सैम्पल बनेगा वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई एलिमेंट कोई यूनिट को छूटने की संभावना ही नहीं होती है। इसमें चूँकि हम लोग ग्रुप में इसको विभाजित कर देते हैं, बड़े ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप में विभाजित करके उन छोटे छोटे ग्रुपों से हम लेते हैं सैम्पल, तो इसलिए हर ग्रुप उसमें शामिल हो जाता है और रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल मेरा तैयार हो जाता है। सेपरेट एनालिसिस ऑफ एनी सब ग्रुप इज़ पॉसिबल। अच्छा, ये भी इसका बहुत बड़ा मेरिट है, ये है कि अगर हम लोग अलग अलग सब ग्रुप का जो बड़े ग्रुप का हम छोटे ग्रुप बनाए हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हैं, अगर उनका भी हमको सेपरेट एनालिसिस करना पड़े तो चूँकि वो होमोजीनियस ग्रुप है, एक तरह का ग्रुप है, तो वो होमोजीनियस ग्रुप के ऊपर हम वो स्टडी कर सकते हैं और उसका सेपरेट एनालिसिस भी हम निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर समझ लीजिए कि हमें रिसर्च के बाद भी यदि हमको ये ग्रुप बना है और हमको ये सैम्पल तैयार है, तो इसके ऊपर अगर हमको फर्दर स्टडी करना पड़े तो हम उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मेरिट है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। डीमेरिट्स ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, डीमेरिट्स भी इसके हैं। अगर कोई काम हम करते हैं, अगर हमें उसको पूरी जानकारी नहीं मिल रही है या हम पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हैं या कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये डीमेरिट का रूप धारण कर लेता है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये डीमेरिट इसमें हम डिसएडवांटेज का रूप ले लेता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है दिस रिक्वायर्स मोर एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट। ऑफकोर्स ये ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं क्योंकि इसमें प्रशासनिक एफर्ट करने का मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत करना। यानी कि अगर आप को पूरे जनसंख्या को डिवाइड करना है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा वो कैपेसिटी होनी चाहिए, वो योग्यता होनी चाहिए, प्रशासनिक योग्यता, कि आप अपने योग्यता के आधार पर पूरे जनसंख्या को उप समूहों में बांट सकें और कायदे से बांट सकें, तरीके से बांट सकें। तो ये रिक्वायर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल और एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट। तो अगर ये नहीं हो तो फिर ये संभव नहीं है कि ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हमारा सही हो सकता है। दूसरा है द एनालिसिस इज़ कंप्यूटेशनली मोर कॉम्प्लेक्स। ये जो हम एनालिसिस इसका करते हैं, अगर कंप्यूटेशन करते हैं इसका, तो वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है ये, यानी कि सिंपल नहीं है। जैसा कि रैंडम मेथड था, रैंडम सैम्पलिंग विधि, वो बहुत सिंपल था, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। इसका जो हम एनालिसिस करते हैं वो काफ़ी जटिल होता है। तीसरा है डिफ़िकल्टी इन स्ट्रैटिफिकेशन। जैसा कि हम शुरू में बतलाया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट चाहिए उसमें, कि हम पूरे जनसंख्या को अलग अलग ग्रुपों में उसको हम विभाजित कर सकें और सही रूप से विभाजित कर सकें, जिसको कि हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। तो ये डिफ़िकल्टी तो उसमें है कि स्ट्रैटिफाई अगर करना, पूरे जनसंख्या को स्ट्रैटिफिकेशन करना, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सिंपल नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट मेथड है जिस स्ट्रैटिफिकेशन के लिए। एक बार स्ट्रैटिफिकेशन हो जाता है तरीके से तो फिर छोटे छोटे ग्रुप से हम सैंपल इकट्ठा कर लेते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आता। परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये होता है कि स्ट्रैटिफिकेशन सही रूप से हम कर सकें। अगर वो सही नहीं होगा तो फिर हमारा सैंपल भी सही रूप से हम या रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डिफ़िकल्टी इन स्ट्रैटिफिकेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग डीमेरिट। नेक्स्ट है प्रायर नॉलेज ऑफ द एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बिल्कुल सही है। प्रायर नॉलेज ऑफ द एलिमेंट्स किसको होना चाहिए? रिसर्चर को। जो रिसर्च करने जा रहा है उसको पहले से नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में? पूरे जनसंख्या जिसमें से जिसको वो स्ट्रैटिफाई करने जा रहा है, जिसको वो स्तरित करने जा रहा है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एलिमेंट छूट जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई यूनिट पर हम नज़रअंदाज कर दें और किसी खास यूनिट को हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे दें, तब तो वो बायस हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पक्षपात की भावना आने लगेगी। इसलिए इसको पूरे जनसंख्या के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के बाद ही हम ये सैम्पलिंग विधि का प्रयोग कर सकते हैं।
तो आपने देखा मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों इसके हैं, लेकिन कंक्लूजन के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि नो डाउट स्ट्रैटिफिकेशन सैम्पलिंग इज़ वेरी एसेंशियल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि हम जब हमारा जनसंख्या काफ़ी जटिल होता है और विस्तृत होता है और विभिन्न उप जातियों में और तरह तरह के उप समूहों में विभाजित होता है, वैसे स्थिति में सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। उसमें रैंडम सैम्पलिंग विधि को हम सिंपल वे में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़रूर कोई ना कोई यूनिट छूट सकता है। तो इतने सारे इम्पॉर्टेंट ये मेथड हैं, लेकिन फिर भी इसमें मेरिट और डीमेरिट हमने डिस्कस किया। लेकिन डीमेरिट्स को अगर हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, अगर हम उसके बारे में जो पॉइंट्स हमने अभी आपको बताया डीमेरिट्स में, उसके लिए हम लोग पहले से तत्पर रहें, पूरी जानकारी रहे, नॉलेज रहे, और रिसर्चर पूरे एफिशिएंसी के साथ और पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के साथ अगर वो करता है, सर्टिफाई करता है, तो फिर ये सर्टिफिकेशन ये सर्टिफाइड सैम्पल की जैसा कोई भी विधि नहीं है। तो इसको हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, दिस मेथड प्रोवाइड्स द रिसर्चर टू ऑब्टेन अ सैम्पल विच बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एंटायर पॉपुलेशन। मतलब पूरे एंटायर पॉपुलेशन को सबसे बेस्ट जो रिप्रेजेंट कर सकता है वो होता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। दिस मेथड कैनॉट बी यूज्ड इन एवरी स्टडी डिज़ाइन और एवरी डाटा सेट। ये ऑफकोर्स इसका किसी का जितने भी प्रकार हम पढ़ते हैं किसी भी विधि का, उसका अलग अलग प्रयोग होता है। अब रैंडम सैम्पलिंग का अलग प्रयोग होता है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का अलग प्रयोग होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग का अलग प्रयोग होता है। जैसा हमारा नीड होता है, ये डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर कि वो किस विधि को सही मानता है कि इस विधि के द्वारा यदि हम रिसर्च करते हैं तो वो सही होगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर। और ये विधि भी बहुत सही है अगर हम थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लें, थोड़ा सा जानकारी ले लें हर चीज़ के बारे में, तो ये और तब हम इस विधि को प्रयोग करें तो नेचुरली ये विधि काफ़ी सही साबित होगा। और इसके द्वारा जो भी हम लोग सैम्पल इकट्ठा करते हैं वो सैम्पल हमारे रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाने में सहायता देगा, और फिर हमारा जो रिज़ल्ट हम लोग पाएंगे वो रिज़ल्ट भी बिल्कुल ऑथेंटिक होगा और सही होगा। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पूरी बातों को समझ लिए होंगे आप लोग। थैंक यू सो मच।